Hello friends and welcome to my YouTube channel Intelligent Beings 100। ओके सो आज के वीडियो पर हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 25 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर का पार्ट 3। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो आज हम पहले मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो होगा वैल्यू एडेड मेथड। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ब्रॉडली हैं 3 मेथड्स, प्रोडक्शन मेथड या फिर हम उसे ही वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। सेकंड मेथड है इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये 3 मेथड्स की हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि तीनों मेथड से आंसर सेम आता है क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल इनकम तो सेम ही रहेगी चाहे हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लें। सो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसका सम टोटल करते हैं। इनकम मेथड में हम फैक्टर इनकम्स का टोटल करते हैं, और अगर किसी को नहीं पता फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, रेसिडेंट कौन होता है, तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो विच इज़ अपलोडेड बिफोर दिस, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स को समझना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें हम सारा फाइनल एक्सपेंडिचर टोटल करते हैं। अब आज हम सबसे पहले समझेंगे अबाउट द फर्स्ट मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड। सो देखो, वैल्यू का मतलब आप सब समझ रहे हैं कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है ना। अब मेथड क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं तो वो समझेंगे। सो देखो, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ एक फार्मर है, फिर उसके बाद एक मिलर है, फिर एक बेकर है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, देखो जो फार्मर है वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। ये ना एक छोटी सी इकोनॉमी का एग्जाम्पल लिया है ताकि हम सिंपली समझ सकें कि ये मेथड क्या है, कैसे यूज़ होता है। एक छोटी सी सिंपल इकोनॉमी है जिसमें ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है और ब्रेड को एक कस्टमर जो है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए ख़रीद कर ले जा रहा है। तो सबसे पहले फार्मर क्या प्रोड्यूस करेगा, वीट प्रोड्यूस करेगा, और वो वीट देगा मिलर, और मिलर क्या बनाएगा, उसका फ्लोर बनाएगा यानी आटा बनाएगा। फिर फर्दर बेकर उस ब्रेड को बेक करेगा और मार्केट में फाइनली सेल कर देगा। तो देखो ये 3 स्टेजेस हैं और इन 3 स्टेजेस में हमने देखा अलग अलग वैल्यू ऐड हुई। जैसे फर्स्ट स्टेज में जो रॉ मटेरियल था वो तैयार हुआ, वीट तैयार हुआ, उसके बाद उसका फ्लावर बनाया गया, आटा बनाया गया, और देन उसको बेकर ने बेक करा। तो तीनों स्टेजेस में हमने देखा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई। तो वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करते हैं, हर वैल्यू एडिशन की, हर स्टेज में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसका ही टोटल करते हैं। जैसे इस पिक्चर में यू कैन सी फार्मर है, उसने प्रोडक्शन करके सेल करा मिलर को। तो मिलर ने कितने का ख़रीदा, 20 रुपीज़ का, और फिर उसको सेल करा 30 रुपीज़ का। सो उसने पर्टिकुलरली कितना वैल्यू एडिशन करा, अगर हमें ये जानना है तो हम उसने कितने का सेल करा माइनस करेंगे उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, तो वी गेट 10। तो मतलब मिलर ने पर्टिकुलर कितना वैल्यू एडिशन किया, मिलर ने ऐड किया ₹10। अब देखो ये वैल्यू एडिशन समझने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल। अगर हम मार्केट में बिस्किट परचेज़ करने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें बोलता है कितने पैसे हमें देने हैं, यानी मान लो ₹50 का एक बिस्किट हमने परचेज़ करा तो हम 50 रुपीज़ देंगे और बिस्किट ले लेंगे। क्या शॉपकीपर हमसे ऐसे बोलता है कि इसके आटे के 10 रुपये अलग दो, इसकी बेकिंग के 20 रुपये अलग दो, इसमें जो शुगर ऐड हुआ, जो बटर ऐड हुआ उसका मनी अलग दो, इसमें जो चॉकलेट ऐड हुआ है उसका मनी अलग दो? नहीं। जब हम एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ करते हैं तो उसकी फ़ाइनल कॉस्ट में ही सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सारे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट एडेड होती है। सो इस मेथड में भी हमने देखा कि देखो फर्स्ट स्टेज में वैल्यू एडिशन हुआ ₹20 का, सेकंड में हुआ ₹10 का, थर्ड में हुआ फिर ₹10 का, और अगर हम इस सब का टोटल कर ले तो हमें ब्रेड की फाइनल कॉस्ट ₹40 मिल जाएगी। Now coming over to the definition. So value added method measures national income in terms of value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year.
सो वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है डिफरेंट स्टेजेस में उस सब का सम करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं वैल्यू एडिड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। सो वैल्यू एडिड निकालते हैं हम यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कितने का आउटपुट है और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी पैसा रॉ मटेरियल्स पे गया है ये सब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, सो सेल्स मतलब जितनी भी एक साल में बिक्री हुई वो पूरा, पर अब सारी जो प्रोडक्शन होती है वो सेल आउट नहीं हो जाती, कुछ एज स्टॉक्स भी बच जाता है। सो उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि उसका भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो हुआ है। सो वो हम कैसे ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक। अब नाउ चेंज इन स्टॉक, सो चेंज इन स्टॉक होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी तक हमने डिस्कस करा कि वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो अब हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। देखो, जो भी एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल्स के खरीदारी पर आता है वो सारा होता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो भी इनपुट्स लगते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा वो सभी होते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आई थिंक इंटरमीडिएट कंजम्पशन और प्रीवियस सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हो। दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिकैप फॉर यू, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिकॉशंस, द वेरियस प्रिकॉशंस जिनका हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। सो सबसे पहली जो प्रिकॉशन है वो है रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सो देखो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज जब भी होती है तो उसका जो कॉस्ट होती है वो हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। अब ऐड क्यों नहीं करते, बिकॉज वो चीज़ जब प्रोड्यूस हुई तब उसकी कॉस्ट ऑलरेडी ही ऐड हो चुकी है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स का जब प्रोडक्शन हुआ होगा तब उनकी कॉस्ट ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ गई थी। और हमने देखा था वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन में कि हर स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है हम वही ऐड करेंगे। पर जो भी कमीशन अर्न होता है, जैसे मान लो कोई एक एजेंट है जो आपकी कार है रीसेल कराने में आपकी हेल्प कर रहा है, तो जो कमीशन उसको मिलेगा उस पर वो ऐड होगा नेशनल इनकम में, बिकॉज उसके लिए इसी अकाउंटिंग ईयर में एक सर्विस जनरेट हुई है, उस एजेंट ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके बदले में उसको कमीशन मिला। अब इसके अलावा जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है फॉर द ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो ऐड होती है। अब देखो, सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है, जैसे मान लो अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और उसको हम सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कॉस्ट भी ऐड होगी, बिकॉज अल्टीमेटली हम भी कंज्यूमर्स हैं, है ना। तो वो जो कॉस्ट है, क्योंकि उसके बदले में भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी ऐड होगी। और अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन में अगर किसी का लैंड, लेबर, अगर कोई खुद मान लो अपनी ही ज़मीन पर एक इंडस्ट्री लगाकर काम कर रहा है, ठीक है, एक इंडस्ट्री चला रहा है, तो जो उसका लैंड का कॉस्ट है उस ज़मीन की कॉस्ट भी ऐड होगी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय, ठीक है। तो ये होता है द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये हमें ऐड करनी होती है। अब इसके बाद हाँ, ये पॉइंट इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज टेकन इनटू अकाउंट। सो सेम चीज़ है कि अगर ओनर अपने ही हाउस में रह रहा है सो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऐड की जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल ओनर के हाउस में एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो उसकी भी कॉस्ट, उसका भी रेंट ऐड करेंगे, बिकॉज उस रेंट के बदले में हमारे जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारी जो लैंड है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब 7th आता है सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, जिसपे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में, वो है कि जो सर्विसेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मदर की सर्विसेज हैं या जो हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। अब हालांकि देखो वो भी सर्विसेज है, मदर्स घर में इतना काम करती हैं, ठीक है, बट वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इस तरह के किसी भी काम को एक मार्केट वैल्यू देना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सिंपली यू हैव टू राइट दैट
because it is difficult to estimate the market value for these services like that of housewives and mothers. We cannot add या फिर they are not added to national income. So simply और इकोनॉमिक्स में ना आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखने के मार्क्स नहीं मिलते. You have to be specific and to the point.